नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। सुनील एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो नए पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट का अभ्यास किया था वो 4 ऑप्शन वाला था। आज हम नए पैटर्न पर जो आधारित 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है उसका अभ्यास करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 90 प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। जनवरी 28 को, फरवरी 28 को, मार्च 28 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फरवरी 28 को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला देखते हैं, फुलरिन्स फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, केराटिन मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन। और अगला ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फुलरिन्स फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। ये जो है युग्म ये सही नहीं है। शुष्क बर्फ जो होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किस चीज़ का। लोहा और तांबे का बना होता है, लोहा और जस्ता का बना होता है, लोहे और क्रोमियम का बना होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लोहे और क्रोमियम से स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लौंग है, लौंग क्या है। तना की गांठ है, जड़ की गांठें हैं या बंद कलिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 3, बंद कलिया। बंद कलिया ही लौंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45 नंबर है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यह सन है, ये सन है, तो सूरज के सबसे नज़दीक जो होता है वो होता है बुध ग्रह, और उसके बाद शुक्र ग्रह होता है, उसके बाद पृथ्वी और फिर मंगल, और बीच में जो है क्षुद्र ग्रह है, और इसके बाद बृहस्पति, शनि, और उसके बाद में अरुण और वरुण। तो इसमें है प्लूटो। जो प्लूटो है, ऑप्शन में जो प्लूटो दिया है, ये प्लूटो को 2006 में सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि यह सोलर सिस्टम जो है उसमें उसका रूल ये फॉलो नहीं करता है। तो ये तो सबसे दूर था, प्लूटो जो है सबसे दूर है। अगर इसमें सबसे नज़दीक देखा जाए तो पहला है पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद यूरेनस, और सबसे लास्ट में होगा प्लूटो। तो इसका हम लोग देखते हैं। इसका पहले 2, 3, 4 और 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 46 नंबर, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल या अवतल लेंस प्रयुक्त करके, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किससे, अवतल लेंस का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोशन को प्रेरित करता है। इंसुलिन, नॉर एड्रीनैलिन, पुटकोद्दीपक हार्मोन, और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर एड्रीनैलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर एड्रीनैलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 48 है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना,
दूसरा ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन, हवा में जब चांदी के बर्तन को रख देते हैं तो वो काला हो जाता है, हरा पड़ जाता है। मोमबत्ती का जलना ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? वृक्क क्षति तथा पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न रक्तचाप। जो निम्न रक्तचाप है वो पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 50 है। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, यानी एल्यूमिनियम के ऊपर से, तांबे के ऊपर से, कार्बन के ऊपर से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 51 नंबर है। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ही शुष्क सेल में विद्युत अपघटय का कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर। ये मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालामीन, पीरिडॉक्सिन। तो इसको मिलाना है कि इसके ये विटामिन का नाम है और हिंता रोग इससे क्या क्या होता है। तो रेटिनॉल हम लोग जानते हैं ये आँख से संबंधित होता है, तो नेत्र सूख कर लाल होना, ये रेटिनॉल जो होता है आँख से, तो ए का 3 हो जाएगा। और इससे हम लोग मिला लेंगे, सॉरी ए का 3 हो जाएगा। तो देखते हैं ए का 3, यानी 2 ऑप्शन में ए का 3 है और बी का 4 हो जाएगा। तो बी है क्या, टोकोफेरॉल, तो ये बंध्यता से संबंधित है। सी का हो जाएगा ऑप्शन 1 कोबालामीन जो घातक रक्ताल्पता से संबंधित है। और डी है पीरिडॉक्सिन जो मानसिक व्याधि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है, डायनेमो क्या है, वो क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्या करता है, तो यह क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो पहले साइकिल में लगाया जाता था, वो क्या करता था, उसमें आगे बल्ब लगा होता था जो साइकिल चलने पे वो जलता था। तो वो क्या करता था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं यूरेनियम भारत जो है खरीदता है दूसरे देशों से, कनाडा और जो देश है उससे खरीदता है, लेकिन भारत में प्रचुर मात्रा में थोरियम मौजूद है। नाभिकीय ईंधन जो थोरियम है वो प्रचुर मात्रा में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का 2 थोरियम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है क्यों लगता है नीला। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है, यानी सूर्य के प्रकाश में जो नीला रंग होता है और रंगों से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तीसरा ऑप्शन है नीला रंग नेत्र को अधिक सुगाही है। और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है 56 नंबर कि अचार, जैम, जैली एवं चटनियाँ बनाकर रखते समय शीशी और मर्तबान को पहले इसलिए सुखाया जाता है क्यों सुखाया जाता है। तो इसका हम देखते हैं।
ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है उसमें रखने से यह सब आकर्षक लगता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। रखे गए पदार्थ को देखना आसान हो जाता है, ये भी कुछ बात नहीं हुई। नमी, वायु और ताप से पदार्थ पर फफूंदी आने का खतरा होता है, यही राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन 3। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 57 नंबर है। समसामयिक काल में चिपको आंदोलन को फिर से चलाने एवं पेड़ों को बचाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 58 नंबर है। मधुमक्खी किस स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती है? मधुमक्खी जो होती है वो जब उड़ती है तो 8 अंक की तरह सारे मिलके 8 अंक बना के उड़ती है, तथा वह साथ ही मधुमक्खियों को क्या संदेश देना चाहती है? ऐसे उड़ती है तो क्या संदेश देना चाहती है? छत्ता कहाँ है यह बताने के लिए, मकरंद कहाँ है यह बताने के लिए, पराग की खोज में कहाँ नहीं जाना है यह बताने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी मकरंद कहाँ है यह बताने के लिए मधुमक्खियाँ क्या करती है, 8 अंकों की तरह सब मिल के उड़ती है, ताकि आगे सभी मधुमक्खियों को पता लग सके कि मकरंद कहाँ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 59 नंबर है। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि डॉली की माँ ने उसे बाजार से दूध लाने के लिए भेजा। उन्होंने उसे सिर्फ पाश्चराइज्ड दूध लेने के लिए कहा, क्योंकि ऐसे दूध में बैक्टीरिया को पहले गर्म तथा फिर अधिक ठंडा करके मार दिया जाता है। ऑप्शन अगला देखते हैं कि ऐसे दूध में वसा की मात्रा बहुत अधिक होने से बच्चों को विशेष लाभ होता है। ऐसे दूध का स्वाद बाकी सभी प्रकार के दूध से अच्छा होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे दूध जहां आपको पाश्चराइज्ड दूध मिलेगा उसका ऑप्शन होगा कि उसमें क्या करता है कि पहले उसको बहुत गर्म किया जाता है और फिर अत्यधिक ठंडा कर दिया जाता है, जिससे उसका बैक्टीरिया मर जाता है। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाने का कार्य करता है? तो एक जड़, फूल, पत्तियां, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, पत्तियां। पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे का भाग होता है जो भोजन बनाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 61 नंबर है। 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधे के किस भाग में होता है? ऑप्शन देखते हैं। रंध्र में, पंखुड़िया में, तना में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र में। रंध्र से ही क्या करता है, रंध्र से ही पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 62 है। 62 क्या कहता है कि ऐसा देखा गया है कि रेगिस्तान में पौधे की जड़ें बहुत पतली तथा बहुत लंबी होती है, क्यों होती है? क्योंकि ऑप्शन देखते हैं कि पौधे कमजोर एवं पतले तने वाले होते हैं तथा उन्हें कम सहारे की ज़रूरत होती है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि ऐसे जड़ें पौधे को सुंदर एवं आकर्षक बनाती है। अगला ऑप्शन है पानी जमीन में काफ़ी गहराई में होने के कारण जड़ों को पत्ती तक पहुंचने के लिए ऐसा बनना पड़ता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रेगिस्तान में क्या होता है कि पानी होता नहीं है, और होता है तो बहुत नीचे होता है, तो इसीलिए क्या करता है कि जब पानी ज़मीन में काफ़ी गहराई होने के कारण जड़ क्या करता है कि और नीचे तक जाता है, पत्ती तक पहुँचने के लिए ऐसा बनना पड़ता है उसको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष में शामिल किया गया था, किस वर्ष में शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1966, 1986, 1976, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1976 में। 1976 में क्या मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में
शामिल किया गया था? 42वां संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। इसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 64 है। प्रश्न 64 नंबर है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? 1974, 1956, 1947, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 1974 ईस्वी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? रेल व्हील फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक? तो देखिए 65 का आंसर हो जाएगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। यही जो है रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 66 नंबर कि अनुच्छेद 239 जो है किससे संबंधित है? 239 नंबर अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। इसमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक? तो ये क्या है? ये जो है अनुच्छेद 239 जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। इसका ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। 239 अनुच्छेद नंबर संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित जितने भी प्रदेश। अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अभी 8 है। कौन कौन है बताइएगा? केंद्र शासित प्रदेश जो है ऊपर से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर, उसके बाद है उसके बगल में लेह लद्दाख, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली। 4 ऊपर में है, 4 केंद्र शासित प्रदेश ऊपर में है, यानी दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर और यहाँ पे लेह और लद्दाख। तो ऊपर में 4 हो गया। और नीचे में आएंगे गुजरात और महाराष्ट्र के पास दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, उसके बाद में लक्षद्वीप आइलैंड, इधर तमिलनाडु के बगल में पुडुचेरी और इधर अंडमान एंड निकोबार। तो अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। तो अनुच्छेद 239 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, रैमने मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, TN शेषन, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। इन्हें ही पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होना, किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होना, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं कि जब कोई भी ठोस अवस्था में रहता है और सीधे वो लिक्विड में ना होके, मतलब तरल पदार्थ में ना होके सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अबुल फजल, अब्दुल कादिर, बदायूनी, अलबरूनी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक? तो ये अलबरूनी थे। अलबरूनी जो आए थे यहाँ पे, जो पहले राजा महाराजाओं ने पानी के स्रोतों के लिए वो तालाब खुदवाई थी, तो वही सब ये देख के गए यहाँ से। तो यही जो आए थे और ये किताब एक लिखे थे भारत के दशा के ऊपर, जो बावड़ी बनी होती है उसके ऊपर। तो ये पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान यही थे, अलबरूनी। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले से है? तो हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि नगर में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, तो वहीं से सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार होता है। उसी में सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2 पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है जो जिसका पर्टिकुलर एक आंसर होता है, तो पहले तो ऑप्शन इस छांट ही देना है कि एक से अधिक होगा, इसको तो पहले ही हटा देना है। तो बच गया 4 ऑप्शन। इसी 4 ऑप्शन में देखेंगे कि ये तीनों में से है या नहीं है, क्योंकि किसी भी जैसे अब किसी वर्ष का पूछा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो गांधी जी भारत कब आए, तो आए होंगे तो एक ही डेट को, पर्टिकुलर डेट को आएंगे, 2 बार तो आएंगे नहीं, 2 आंसर तो होगा नहीं। गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो 1915 में आए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? एक ही पर्टिकुलर आंसर होगा, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, तो इसलिए एक ऑप्शन तो पहले ही हट जाएगा कि एक से अधिक इसका होगा नहीं। उसके बाद में उपयुक्त में से कोई नहीं, उसके बाद 3 ऑप्शन और देख लेंगे उसमें कौन सा है। तो ऐसे हम किसी भी प्रश्नों का हल करेंगे, एक एक को, अगर नहीं पता है तो एक एक को हटा कर भी हम लोग आंसर ढूंढ लेते हैं। तो हम क्या देख रहे थे, बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? तो सोन है, गंडक है, कोसी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन परियोजना। सोन परियोजना जो है बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के, विक्रमादित्य के, अशोक के, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, और इस चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो चाणक्य थे। तो चाणक्य, कौटिल्य और चंद्रगुप्त एक ही समय के थे, इसलिए इसको याद रखना है कि चंद्रगुप्त के ही कौटिल्य महामंत्री थे और चाणक्य जो है इनके गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 75 नंबर है कि गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी? तो सौमिल में, शूद्रक ने, सुश्रुत ने। तो किसने किया था? तो 75 का आंसर हो जाएगा सुश्रुत ने। सुश्रुत ने क्या किया था कि गुप्त काल में आयु विज्ञान का विषय का रचना किया था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा प्रश्न है। 76 नंबर क्या कहता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। कितना हो गया है? तो 1030, 1050, यानी 1030 महिला, 1050 पुरुष, 1062 महिला, 1090 पुरुष, 1040 महिला, 1070 पुरुष। तो इनमें लिंगानुपात के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 162 महिला, 162 महिला और 190 पुरुष। ये लिंगानुपात बिहार का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो मलबा, हाथी, चौकीदारी। तो ये चौकीदारी कर का सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था और बिहार में चौकीदारी कर का लोगों ने विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में कार्यान्वित हुआ था? तो ये 1856 ईस्वी में क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो उस समय जो थे, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी क्या थे? इन्होंने जब भारत में पहली बार रेल चला था 1853 में, तो उस समय लॉर्ड डलहौजी ही वायसराय थे भारत के। दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है सर हेनरी हार्डिंग, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये लॉर्ड कैनिंग ही थे जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1854 तक रहे थे, और उसके बाद 54 के बाद लॉर्ड कैनिंग आ गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 79 यानी 79 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है करशापन, दिनार, रूपक। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो क्या नाम दिया था गुप्तकालीन में रजत मुद्राओं को? तो ये इसका नाम था रूपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रूपक को ही रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। उसको क्या नाम दिया गया था? रूपक, गुप्तकालीन में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? उपनिषद में, गीता में, आनंद मठ में? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी का आनंद मठ लिखा, उसी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जिक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 81 है अभिनव भारत। भैया अभिनव भारत तो सीधे वी.डी. सावरकर से संबंधित है। अभिनव भारत का गठन वी.डी. सावरकर ने किया था, ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए सुमेलित करने वाला आ गया, इसमें फंसाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से बनाना है कि देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, मतलब एक ही है, 3 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा एक सुमेलित है? वेलेंटीन सिरोल जो है इंडियन स्ट्रगल, रफीक जकारिया दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, और तीसरा नंबर है सुभाष चंद्र बोस इंडियन अनरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। रफीक जकारिया जो है ये लिखे थे द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इसको याद रखना कि रफीक जकारिया जो है वो क्या लिखे थे? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियाँ कौन है? तो दक्षिण दिशा से कौन नहीं है, कौन नहीं है पूछ रहा है, नहीं है यहाँ। देखिएगा प्रश्न भी ढंग से पढ़िएगा, कहीं कहीं प्रश्न में नहीं आ जाता है और कहीं कहीं नहीं, तो उससे प्रश्न क्या जानते हुए भी गलती हो जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि पहला है कर्मनाशा। तो कर्मनाशा जो है वो दक्षिण से मिलती है। सोन भी है वो दक्षिण से मिलती है। महानंदा जो है वो उत्तर दिशा से मिलती है। तो यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का 3 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण के सत्याग्रह वर्ष, चंपारण का सत्याग्रह वर्ष डैश में हुआ था, कब हुआ था? तो इसका तो सब जानते हैं कि 1917 में गांधी जी बिहार आए थे, बिहार के चंपारण में, और उनको न्योता कौन दिया था? तो वो राजकुमार शुक्ल थे। 3 कठिया प्रणाली से संबंधित वो आंदोलन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह थे? जब दांडी मार्च कर रहे थे गांधी जी 1930 में, तो किस विदेशी पत्रकार को अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे? तो वो थे दूसरा नंबर वेब मिलर। वेब मिलर ही थे जिसको गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ध्रुव की दादी आंवला, अमरूद, नींबू तथा संतरा आदि का सेवन नहीं करती है, जो कि विटामिन सी के उत्तम स्रोत है। अपेक्षित है कि उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा रोग या बीमारी हो सकता है? बेरी, अनीमिया, अरक्तता, स्कर्वी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्कर्वी हो सकता है इनको, किसके कारण? विटामिन सी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 87 नंबर की सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर एवं राजमा आदि से शरीर का विकास करने के लिए प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है सब खाने से? वसा, शर्करा, विटामिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 87 का आंसर हो जाएगा विटामिन। ये सब खाने से क्या होता है? शरीर में विटामिन मिलता है। अगला प्रश्न है 88 नंबर। कार्बोहाइड्रेट किन गैसों के मिश्रण से तैयार होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी का राइट आंसर 1 हो जाएगा। 1 जो है इसका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही कार्बोहाइड्रेट गैस बनता है। अगला प्रश्न है 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में महलों एवं किलों में बावली बनी होती थी। बावली ये क्या है? सीढ़ीनुमा कुआं है, कच्ची ईंटों का घर है, लकड़ी की बनी इमारत है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो देखिए ये अभी हम लोग अलबर्नी आए थे तो किसके बारे में चर्चा किया था? वो बावली के बारे में ही चर्चा किया था। तो ये जो बावली है वो सीढ़ीनुमा कुआं जैसा होता था, वो बड़ा बड़ा होता था, जिसमें रानियाँ, पटरानियाँ और बाकी सब उसमें नहाया करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है। 90 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी के बर्तनों को बनाकर धूप में सुखाने के बाद आग में क्यों पकाया जाता है? चमकदार बनाने के लिए, मिट्टी के बीच में रह गए छेदों को बंद करने के लिए, पक्का बनाने के लिए, एक से अधिक, एक से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको पक्का बनाने के लिए। जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं, मिट्टी के बर्तन को धूप में सुखाने के बाद उसको पकाते हैं आग में, तो क्या करने के लिए? उन्हें पक्का बनाने के लिए ही पकाते हैं ना।
अगला प्रश्न है 91 नंबर, जल के शुद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए? जल को उबालना चाहिए, जल को फिल्टर या छानना चाहिए, जल में क्लोरीन की गोलियां डालनी चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। तीनों क्या है इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 91 का राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जल जो है हम छानते हैं शुद्धिकरण के लिए, उबालते भी हैं और उसमें क्लोरीन भी डालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 92 नंबर, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। यही जो थे वो उग्र राष्ट्रवादी थे, उग्र दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल, जानते हैं लाल बाल पाल के बारे में? ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या थे? ये सब गरम दल के नेता थे। तो इन्होंने ही कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि यह भीख मांगने वाली संस्था है, जब ये बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? लॉर्ड वेबल, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 का आंसर एक हो जाएगा। लॉर्ड वेबल जो थे ये 1946 में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न है, 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चालू किया था 1940 में, तो उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। दूसरा कौन था? तो दूसरा था जवाहरलाल नेहरू। यही दोनों थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 95 है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? लकड़ी, पेट्रोल, पवन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन। पवन जो है ऊर्जा का क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ फंसाने वाला काम क्या कर दिया है कि 4 फरवरी भी दे दिया और 5 फरवरी भी दे दिया है। और कहीं भी बुक में कहीं 4 फरवरी दिया रहता है और कहीं भी 5 फरवरी दिया रहता है। तो यहाँ पे इसको अगर एग्जैक्ट मारना पड़ेगा तो इसको मारेंगे 5 फरवरी। 5 फरवरी 1922 अगर दोनों एक साथ है तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है 97 नंबर, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होम रूल पार्टी ने ही यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसके पास सौंपा जा सकता है? तो भारत के महासचिव को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको किसके पास सौंपा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, क्योंकि सबसे ऊंचा होते हैं राष्ट्रपति, उससे ऊंचा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय ही इसका फैसला करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 99 नंबर, 99 प्रश्न पे आ गए हम लोग। तो देखिए 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस लिए मतलब क्या अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का जो राइट आंसर है, राइट आंसर 2 है। ये राज्यों के मुख्यमंत्री के नियुक्ति का इनके पास अधिकार नहीं होता है। रक्षा बल का तो ये कमांडर होते हैं, तीनों रक्षा बल का, जल और थल और एक क्या होता है? वायु। तीनों का क्या है? रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति यही करते हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति ये नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। 100वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, एक से अधिक या एक इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा जो दी गई है उसकी व्याख्या है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न है 101 नंबर
कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो जब भारतीय संविधान बना था तो प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1950 में, 51 में, 55 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 101 का आंसर हो जाएगा 1951 में। प्रथम जो संशोधन हुआ था आज़ादी के बाद 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो संशोधन जब करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों से संशोधन जब करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का 2 नंबर, 44वां संशोधन जो है इसमें बहुत चीज़ को हटाया गया है। तो संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा है, 44वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर प्रश्न है। 103 नंबर प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। छठी अनुसूची, 7वीं, 9वीं, एक से अधिक या एक से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7वीं अनुसूची में ये सब उल्लेखित है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 104 नंबर कि जोखिम भरे उद्यानों में बालाश्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। और जोखिम भरे उद्योग में बालश्रम को क्या किया गया है, रोक लगाया गया है कि जहाँ जोखिम भरा उद्योग है वहाँ पे बच्चे लोग काम नहीं करेंगे। तो ये कहाँ पे दिया गया है, तो भारत के संविधान में लिखा गया है। 10 दिसंबर 1946 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 105 नंबर, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, एक से अधिक या एक से इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। जब भी जो संघीय में बजट पेश किया जाता है या कोई भी प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसमें कटौती किया जाता है, तो वो कटौती प्रस्ताव जो संबंधित है वो संघ के बजट से संबंधित है, राज्य के नहीं, संघ के बजट से। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर है। इसमें क्या कर रहा है, सुमेलित करना है संविधान की धारा, और यहाँ उसका बताया गया कि कब क्या किया गया था। संविधान की धारा, आपात स्थिति की घोषणा 352 जो है धारा, तो यही राइट आंसर है। एक नंबर जो है अनुच्छेद 352 में क्या किया गया, आपात स्थिति की घोषणा की गई है। 352, 356, 360 ये तीनों देख लेंगे, आपात की ही बात की गई है इस अनुच्छेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 107, काली मुद्रा क्या है, या अवैध मुद्रा है, या जाली मुद्रा है, या अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता, यही है काला धन। कितने दिनों से हम लोग देश में काला धन चल रहा है, लेकिन काला धन का आज तक पता ही नहीं चला है। स्विस बैंक में कितने काले धन पड़े हैं, कितने बड़े बड़े आंदोलन हो गए, आंदोलनकारी हो गए, नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, कोई सांसद बन गया आंदोलन करके, लेकिन काला धन जहाँ का तहाँ है। स्विस बैंक में और ज़्यादा हो गया। तो ये क्या है, एक अवैध आय है जिसका टैक्स सरकार को नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 108 नंबर है, भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिया जाता है। सुधार के लिए, राज्यों को सुधार के लिए मतलब कौन ऋण देता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं विश्व बैंक, इसका ऑप्शन देते हैं विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो ये विश्व बैंक जो है राज्यों को पैसा देती है सुधार करने के लिए अपने क्षेत्र को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 109 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदायनी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में ही क्या है, भद्रकाली मंदिर है, एक धार्मिक नृत्य वहीं का स्वरूप है, वहीं का एक धार्मिक नृत्य है। कहाँ का, केरल का। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मरुस्थल, घास का मैदान, सामुद्रिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। देखिए नंबरिंग में गलती कर दिया, 1 2 4 4 लिख दिया, तो ये 3 है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। समुद्र सबसे ज़्यादा फैला हुआ पृथ्वी पर क्या है, समुद्र ही है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 111 है, इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ नगर का नाम दिया हुआ है कि बर्लिन, लाहौर, न्यूयॉर्क, रोम, और यहाँ नदी का नाम, किस नदी के किनारे कौन शहर बसा हुआ है। देखिए अगर हमें बर्लिन नहीं पता है, न्यूयॉर्क नहीं पता है, रोम नहीं पता है, टाइबर, हडसन, स्प्री, रावी, तो रावी जानते हैं कि भारत की नदी है जो कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। तो लाहौर जो है
ये लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे बसा है। तो बी से हम ढूंढ लेंगे इसका राइट आंसर। बी का 3 है, तो देखिए इसमें बी का कहीं 3 है, बी का 3 यहाँ है, बी का 3 यहाँ है, तो लाहौर का हो जाएगा रावी नदी के किनारे है, और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्या देखते हैं सी, ए का 4 है, यानी बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, 112 नंबर है कि लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ अवस्थित है। तो दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह है भारत का नक्शा, उतना बनता नहीं है पर है तो यही है ना। तो लक्षद्वीप यहाँ पे है, तो ये किधर हो गया, इधर हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, इधर ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, और इधर हो गया साउथ। तो ऑप्शन क्या दे रहा है कि दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण भी इधर है और पश्चिम इधर है, तो दक्षिण पश्चिम में क्या है, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, इधर है अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़िया है, ये अरब सागर है। तो इससे हम लोग मैप का अगर थोड़ा ध्यान नॉलेज रखना ज़रूरी है, उससे बहुत सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। तो इसलिए मैप का थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 113 नंबर है, 113 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कहाँ पे मतलब कहाँ पे है सिलिकॉन वैली अमेरिका में। तो वो है क्लोरेडा में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो ये क्या है, सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 114 नंबर। कुल्लू घाटी जो है जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे है धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल। एक से अधिक है, एक से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधर तथा पीर पंजाल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, कहवा पाया जाता है, कहवा होता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। तो ये भी हम लोग देखेंगे, मैप का अगर ज्ञान है तो ये भी कर सकते हैं। अगरतला मतलब सब में पड़ता है, अगरतला में भी पड़ता है, गांधीनगर, उज्जैन, ये जो नगर है ये उज्जैन है मध्य प्रदेश में, अगरतला है त्रिपुरा में, गांधीनगर है गुजरात में। ये तीनों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर कौन स्थित है, मतलब सबसे नज़दीक में। तो ये है मध्य प्रदेश का उज्जैन। उज्जैन जो है, उज्जैन शहर जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में मौजूद है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 117 नंबर। 117 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नहीं है, तो नहीं देखना है कि C12 तो है, विलायक के रूप में प्रतिबिंबित, क्लोरोफॉर्म ये भी है, नाइट्रस ऑक्साइड तो ये नहीं है। 117 का आंसर हो जाएगा 3। जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये क्षीण होने का कारण नहीं है, लेकिन ये सब तो है। अगर यहाँ पे उत्तरदायी होता, पूछता कि ओजोन परत के क्षीणता के लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो ये CFC12 भी है, ये मिथेल क्लोरोफॉर्म है, ये भी है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 18, 118 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, फूलों की घाटी में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कश्मीर घाट यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, पहले ध्यान से इसको देखें कि कश्मीर घाटी में नहीं पाई जाती है, फूलों की घाटी भी कोई संबंध नहीं इसका, ये शांत घाटी, ये शांत घाटी में जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 119 नंबर। 119 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे। महिलाओं की एक पत्रिका थी, उसका नाम था वामबोधिनी, उसके संपादक कौन थे, उमेश चंद्र दत्ता, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र दत्ता। अगला प्रश्न है 120 नंबर।
120 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित, जिसको भी सुमेलित करना है कि गोगाबिल झील बक्सर में पाया जाता है, कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में, बरैला झील दरभंगा में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांवड़ जो झील है, कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य जो है वो बेगूसराय में है, इसको ध्यान रखना है। कांवड़ झील से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए कांवड़ झील पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कांवड़ झील जो है वो कहाँ है, तो वो बेगूसराय में है। तो देखिए आज हम लोगों ने 80 प्रश्नों का अभ्यास किया जो नए पैटर्न पे आधारित थे, जो 5 ऑप्शन वाले थे। तो ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो आपके लिए और हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आगामी शिक्षक बहाली में ऐसे ही प्रश्नों का एक पूछा जाएगा। तो ऐसे ही अभ्यास करते रहिए और तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए, क्योंकि समय अब है नहीं, 20 दिनों का और समय है। जितना तैयारी हो सके आप भी कीजिए और हम भी करेंगे, और आपके लिए भी और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को ढूंढ के लाएंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, लाइक करते नहीं हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास झट से चला जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।